पिछले मर्तबा हमने हीप और स्टैक की बात की थी और हमने जाना था कि किस तरीके से प्रोग्राम में अलग अलग सेगमेंट होते हैं और प्रोग्राम सेगमेंट, कोड सेगमेंट, इस तरीके से हम ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और डायनेमिकली जो क्रिएटेड वेरिएबल्स होते हैं वो हम कहाँ रखते हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे पॉइंटर्स की, क्योंकि जहाँ तक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का सवाल है, पॉइंटर्स बहुत ज़रूरी है। और पॉइंटर एसेंशियली अगर देखा जाए तो ये एक इंटीजर है जो पॉइंट कहाँ करते हैं, ये पॉइंट करते हैं मेमोरी लोकेशन को। तो अल्टीमेटली ये एड्रेस ही है। इसका मतलब कि हमारे पास जो पॉइंटर्स है उन सबका सिमिलर साइज है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंटर्स का सबका सेम साइज होगा और जो कंप्यूटर है वो लिमिट करता है, वो परिधि बताता है कि देखिए इससे ज्यादा आप एड्रेसिंग नहीं कर सकते। जो साइज ऑफ मेमोरी है, जितना आप एड्रेस कर सकते हैं, कंप्यूटर एड्रेस कर सकता है, वो चीज ये बताता है। चलिए एग्जांपल में बताता हूं आपको। जैसे एक 32 बिट पॉइंटर है, वो 2 to the power 32, 2 की घात 32, यानी कि 4 गीगाबाइट की मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम आपकी एक्सेस कर सकता है। एक्सेस क्या कर सकता है? एड्रेस कर सकता है। जबकि आजकल के जो 64 बिट आर्किटेक्चर है, वो 2 to the power 64 एड्रेसिंग इसकी हो सकती है। इतने मेमोरी एड्रेसेस ये पता कर सकता है, इतने एड्रेस कर सकता है। जो C++ है, उसमें हम पॉइंटर को किस तरीके से बनाते हैं, उसका तरीका यह है कि int स्टार p। इसका मतलब यह हुआ कि आपका p पॉइंटर का नाम हो या पॉइंटर का वेरिएबल हो। स्टार लगाते ही ये पॉइंटर वेरिएबल बन गया। अगर मैं स्टार नहीं लगाता तो ये सिंपल p एक इंटीजर वेरिएबल होता, लेकिन स्टार लगाते ही ये p अब इंटीजर एक को पॉइंट करेगा, यानी कि इंटीजर किसी एक जगह पे रखा हुआ है, किसी भी मेमोरी, पूरी मेमोरी है आपके पास रैम, उस जगह कहीं इंटीजर रखा हुआ है, वो मेमोरी का कोई एड्रेस होगा, उस मेमोरी एड्रेस की वैल्यू इस p के पास होगी। ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो P क्या कंटेन करता है? एड्रेस कंटेन करता है। इसी तरीके से ये Q है, इस तरीके से B है। B क्या है? आपके पास एक वेरिएबल रखा है, उसके पास उसने किसी एक वेरिएबल ने उसको एड्रेस किया, पॉइंटर वेरिएबल ने। अब एक और पॉइंटर वेरिएबल आपने बनाया जो कि वो जो पॉइंटर है, जो एक वेरिएबल को एड्रेस कर रहा है, वो उसको पॉइंट कर रहा है, यानी पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ पॉइंटर इज द डबल स्टार। ये यहाँ पर खासतौर पर जब डबल डायमेंशन एरे वगैरह यूज करेंगे तो देखेंगे इसका बड़ा यूज होगा। वॉइड स्टार भी, वॉइड का मतलब क्या है कि कोई टाइप ही नहीं है, लेकिन ये भी पॉइंटर फिर भी है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, सबके सब मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। C से प्लस प्लस को कोई मतलब नहीं है कि आप कहां स्टोर कर रहे हैं, कहां क्या कर रहे हैं। और खासतौर पे जो टाइप है, जैसे आपने इंटीजर किया, ये आपको बता देता है कि किस टाइप का इंटीजर है, यानी कि जिसको पॉइंट करेगा वो टाइप क्या है, इंटीजर है। खासतौर पे कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए किया जाता है। अदरवाइज इसकी कोई वैधता नहीं है के लिए कि आपकी प्रोग्रामिंग या आगे के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा क्लीन करने के लिए। आप अर्थमेटिक भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। और जो रेगुलर वेरिएबल्स हैं, जो आप मैंने बताया इंट p करते हैं तो आप रेगुलर वेरिएबल्स होते थे। और जो पॉइंटर्स हैं वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सबसे पहले अगर हमको पता करना है कि वेयर इन मेमोरी वेरिएबल रिसाइड, मेमोरी में जो वेरिएबल है कहाँ ठहरा हुआ है, तो उस वेरिएबल से तो पता नहीं लगेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे वो मेमोरी एड्रेस कर सके। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पॉइंटर लेंगे जो उस वेरिएबल को लोकेट करेगा। और यदि वी वांट टू ट्रीट द लोकेशन a pointer points to as a variable, यानी कि जब आप जो लोकेशन है जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, दैट इज वी नीड टू एक्सेस द डेटा एट दैट लोकेशन। उस लोकेशन का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, उसको रीड करना चाहते हैं, उसको राइट करना चाहते हैं, उसको ओवरराइट करना चाहते हैं, तब आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अब जो ये कोड है, थोड़ा सा देखिएगा, इसमें क्या क्या चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो दिक्कत आएंगी वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तो आपका int स्टार p हो गया। आप ये p आपका वेरिएबल है, स्टार लगाते ही ये आपका एक इंटीजर को पॉइंट करने वाला एक p और q, ये दोनों के दोनों पॉइंटर बन गए क्योंकि ये पॉइंट कर रहे हैं। अब i = 5, j = 10, हमने int i लिया, int j लिया, i में 5 की वैल्यू दी, j में 10 की। अब मैं चाहता हूं कि जो p है इसमें
आई का एड्रेस आ जाए, यानी आई जहां भी स्टोर है 5, यानी 5 जहां भी स्टोर है 5 किसी जगह स्टोर होगा, ये 5 स्टोर है। अब इसका ये 5 स्टोर है, इसकी कोई ना कोई एड्रेस वैल्यू होगी, हेक्साडेसिमल में होगी, और वो जो एड्रेस है उसको हमें कहाँ रखना है, इस पी में। यही हमारा काम है, इस पी का काम ही है कि एड्रेस रखता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आई है अगर मैं इसके आगे एम्परसेंड साइन लगा दूं तो ये क्या करता है कि आई का एड्रेस निकाल लेता है। आई के आगे एम्परसेंड लगाते ही एड्रेस निकल आएगा, और उसको मैं असाइन कर दूं पी से, तो ये काम बन गया, पी के पास एड्रेस आ गया, और पी का काम ही है कि वो एड्रेस रखता है। अगर मैं पी को प्रिंट करूं तो ये क्या करेगा, एड्रेस 5 नहीं प्रिंट करेगा, ये 5 का एड्रेस प्रिंट कर देगा, जो एड्रेस है। और अगर मैं इस तरीके से स्टार पी प्रिंट कर दूं तब क्या होगा, स्टार पी प्रिंट करते ही क्या होगा, ये पी जिसको पॉइंट कर रहा है, यहां पॉइंट कर रहा है, उस जो एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है, जो एड्रेस इसके पास है, उस पर जो वैल्यू ठहरी हुई है 5 उसको दिखा देगा, तो वैल्यू ऑफ आई को दिखा देगा ये। अब हमने केवल एक दूसरा काम किया, जी हमारे पास 10 है, जी हमारे पास 10 था, अब ये वैल्यू हमने स्टार पी को असाइन कर दिया, यानी स्टार की पी के पास तो पहले 5 थी, यहां पर 5 था, अब इसकी जगह हमने 10 असाइन करने की कोशिश की, 10 को इस 5 पे असाइन कर दी। इट ओवरराइड्स द वैल्यू ऑफ लोकेशन दैट पी पॉइंट्स टू, पी तो आई को पॉइंट कर रहा है, उस पर जे आ गया। और अगर हम ऐसे करते हैं स्टार क्यू इज इक्वल टू स्टार पी, इसका मतलब क्या है कि ये पी की वैल्यू जो पी पॉइंट कर रहा है उस पर जो वैल्यू है, क्यू जो पॉइंट कर रहा है उस पर वैल्यू है, तो क्यू किसको पॉइंट कर रहा था, अभी तक तो कोई भी किसी को भी नहीं पॉइंट कर रहा था, यहाँ पर क्यू है ही नहीं, कहीं भी इनिशियलाइज नहीं किया, लेकिन जो पॉइंटर पी है उस पर जे दे चुके हैं, मतलब जे के पास स्टार पी, यानी स्टार पी क्या बताता है, वैल्यू, और स्टार पी की वैल्यू अपनी 10 हो चुकी है, तो स्टार क्यू में 10 आ जाएगी। और अगर हमने क्यू को इक्वल टू पी कर दिया, तो क्यू और पी तो दोनों के दोनों क्या है, ये तो एड्रेसेस है। अब ये एड्रेस हमने अगर कर दिया तो अब क्या करेंगे कि इट ओवरराइड्स द पॉइंटर पी विद क्यू, अब पी पे क्यू डाल दिया तो क्यू के पास पी आ गया। अब ये दोनों एक ही जगह को, एक ही लोकेशन को पॉइंट करें, क्योंकि दोनों के पास एड्रेस ही सेम है। तो इतनी सारी चीजें हमने कर दिया। देखिए ये बहुत छोटी जगह में मैंने बहुत सारी चीज आपको बता दी, और इससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या है पर रिप्रिकॉशंस वगैरह, वो देख लीजिए। सबसे पहले तो देखिए जो लास्ट 2 कमांड है हमारे, ये वाले हमने 2 तरीके किए, एक स्टार क्यू को स्टार पी से असाइन किया है और पी को क्यू से असाइन किया है। तो हमने 2 काम किए, हम दोनों ही कमांड में हमने स्टार पी को स्टार क्यू से किया है। पहले में हमने क्या किया कि वी कॉपी द वैल्यू फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, हमने जो स्टार पी क्या बताता है वैल्यू एट पी, स्टार क्यू बताता है वैल्यू एट क्यू, तो हमने वैल्यू को यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया है। और दूसरे में हमने क्या किया है कि हम चाह रहे हैं कि पी को क्यू से असाइन, पी की वैल्यू क्यू को असाइन कर दे, पी तो एड्रेस है तो क्यू के पास भी एड्रेस आ जाएगा। लेकिन साहब ये बहुत रिस्की हो जाएगा, इट्स वेरी रिस्की, क्योंकि ये रन टाइम एरर देगा, रन टाइम एरर देगा ये आपको। एक और बात, वी हैव नॉट इनिशियलाइज क्यू, आप देख रहे हैं क्यू यहाँ पर हमने स्टार क्यू तो असाइन कर दिया, पी स्टार पी को स्टार क्यू से असाइन कर दिया। आपको यहाँ दिख रहा है कहीं स्टार क्यू हमने इनिशियलाइज भी किया? नहीं किया, हमने केवल इसे डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज कहीं नहीं किया। अब इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो हो सकता है ये कहीं और पॉइंट कर रहा हो, कोई भी आर्बिट्रेरी लोकेशन हो सकती है, हो सकता है 0 को पॉइंट कर रहा है, और आप चाह रहे हैं कि इस पे ओवरराइड कर दें, मतलब क्यू पे पी को सुपरइम्पोज कर दें, पी की वैल्यू को क्यू में डाल दें, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये अलाउड ही नहीं है। पहली चीज तो प्रोग्राम अलाउ ही नहीं करेगा, अलाउ करेगा तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई आगे चल के कि आपको ये समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आजकल के जो प्रोग्राम है वो तो रन टाइम एरर दे देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ठीक है सर, ये चीज आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ऐसी चीज ना हो। अब आपके पास एक नल है, एक स्पेशल पॉइंटर है, वी यूज फॉर एन अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर वेरिएबल। अगर आपके पास कोई पॉइंटर है जो अनइनिशियलाइज्ड है तो आप ये नल उपयोग कर सकते हैं, और या फिर आप बताना चाहते हैं कि देखिए पॉइंटर जो है वो कहीं पॉइंट नहीं कर रहा अभी, इसलिए आप नल यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टार पी को पी इक्वल टू नल करेंगे, पी डबल इक्वल टू नल, तो अगेन यहां पर एक एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये असाइनमेंट नहीं है, ये इज इक्वल टू है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर नल, अब एक तरीके से नल क्या होता है, नल का मतलब सी, किसी भी प्रोग्रामिंग में सी की बात मैं स्पेसिफिकली ना करूं, इसका मतलब 0 ही होता है। तो मैंने जब ये कहा कि पॉइंटर तो नंबर ही होते हैं और जो नल है वो पॉइंट करता है मेमोरी लोकेशन 0 को, तो आज के जो स्पेसिफिकेशन है C++ के, यानी कि C++11 के, तो आपके पास इसमें आपको नल पॉइंटर NULLPTR करके नाम से मिलता है, आप इसे यूज करें।
इस ये करने की जगह आप नल को यूज नल पॉइंटर null ptr का यूज करें। ये आज के हिसाब से जो अर्लियर थे तो आप वर्जन थे उसमें नल का हम उपयोग करते थे। तो अगर हम वी शुड हैव रिटन ये स्टार p इक्वल टू नल या स्टार q इक्वल टू नल, ये अगर हम लिख लेते, आप ध्यान दीजिए मैं दोबारा बताता हूँ। हमने p और q में क्या किया, केवल इतना किया, कोई इनिशियलाइज तो किया नहीं ना इसको। तो इनिशियलाइज करने का मतलब हम कोई आगे कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम ये लाइन लिख सकते थे जस्ट उसके बाद। तो अगर बाय चांस कि आपने कोई डीरेफरेंसिंग भूल गए, कोई दिक्कत आ गई, कोई आगे चल के कोई ऐसी चीज भूल गए आप जो आपको करनी थी, तो आप ये गार्बेज कलेक्शन आराम से पहले ही हो सकता है। ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, इसको इस तरीके से करिए। स्टार पी जहां इनिशियलाइज कर लिए डिक्लेयर कर लिए वहां इनिशियलाइज भी कर दीजिए नल से। अब बात आती है एम्परसेंड स्टार की, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये इनवर्स है, एड्रेस निकालने के लिए एम्परसेंड और उस वैल्यू को निकालने के लिए जिस पे ये एड्रेस है वो हो जाएगा आपका स्टार। तो ये आपका दोनों ही तरीके, अगर दोनों को लिखेंगे ये दोनों आपको p की वैल्यू देंगे। लेकिन अगर आप इसका उपयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो एक रन टाइम एरर आएगा। अगर आप p को चेक करेंगे नल है कि नहीं, तो आपको रन टाइम एरर आ जाएगा, ये इक्वल नहीं करेगा। तो पॉइंटर्स थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पॉइंटर को बहुत अच्छे से रूल यूज करिएगा, ये बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आता है, लेकिन ये जरूरी भी है। अब p पॉइंटर आपके पास था, अगर आप p+1 कर दें, अर्थमेटिक देखिएगा, p पॉइंटर है p और p+1 कर दें, तो ये क्या करेगा, इसको 4 बाइट से बढ़ा देगा। यानी कि क्योंकि तो एड्रेस है, एड्रेस में 1 बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, एड्रेस का अगला एड्रेस क्या होगा, 4 बाइट 5, मतलब अगर इंटीजर है तो 4 बाइट कर देगा, डबल है तो 8 बाइट कर देगा। तो आपको ये नेक्स्ट इंटीजर पे ले जाएगा p+1 करते हैं। आप सोचेंगे कि p मतलब मान लीजिए 4000 वैल्यू है तो ये 4001 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये 4004 होगा, 4 बाइट आगे ले जाएगा आपको। ये आपकी पॉइंटर अर्थमेटिक है, इसीलिए पॉइंटर मैटर करते हैं। तो अगर आपके पास वॉइड स्टार आपने यूज किया हुआ है तो ये अच्छा है, क्योंकि अगर आप ऐड करना चाहेंगे अगर इस तरीके से +1, अच्छा, खैर मैं इसको क्या कहूँ, अच्छा है या बुरा है। +1 करते ही ये 4 पे ले जाएगा, लेकिन अगर आप वॉइड स्टार करते हैं तो p+k करेंगे तो ये प्रॉपर p को k से ऐड करेगा। लेकिन यार जैसे कि आपकी 4000 है और 4000 है, k की वैल्यू 1 है, तो ये 4001 करेगा, बल्कि 4004 करने की जगह। तो आप देखिए p+k स्टार साइज ऐसे आप करेंगे, फिर यहाँ पर ये टाइप देना पड़ेगा आपको। तो ये तरीका एक और है वॉइड स्टार करने के बाद। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को दोबारा रिविजिट करते हैं। 2 स्टाइल है इसके, डायनेमिकली एलोकेट और डीएलोकेट करने के। आपका एक C स्टाइल है, एक C++ स्टाइल है। C में आप मेलॉक करते हैं और फ्री कर देते हैं उसको, मेलॉक से असाइनमेंट होता है मेमोरी का और फ्री से डीएलोकेशन होता है। C++ में न्यू यूज करते हैं एलोकेशन के लिए, डिलीट आपका डीएलोकेशन के लिए। पहले C देखते हैं फिर C++ देखते हैं। C थोड़ा सा लो लेवल इंप्लीमेंटेशन के करीब है। तो C स्टाइल में हम क्या करेंगे, उसका पहले प्रोटोटाइप देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं इस पर डिस्कशन भी करूंगा। मेलॉक के अंदर आपको साइज देना पड़ता है और ये रिटर्न करेगा वॉइड स्टार, यानी कि आपको टाइप नहीं रिटर्न कर रहा है, ये वॉइड स्टार रिटर्न कर रहा है। मेलॉक क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है और बोलता है कि साहब मुझे इतनी मेमोरी एलोकेट कर दीजिए, ये वाली इतनी मेमोरी एलोकेट कर दीजिए। मेलॉक का काम ये है, मेलॉक का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एलोकेशन। किसी कारण से अगर मेलॉक काम नहीं कर पाया या ओएस उसे नहीं दे पाया मेमोरी, तो नल रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से वॉइड स्टार के बारे में बात करें, क्योंकि ये वॉइड स्टार है, तो हमको फंक्शन दिस वॉइड फ्री, जो फ्री है, ये क्या करता है, जो भी आपने एलोकेट किया है मेमोरी एलोकेशन से फ्री कर देगा, इसका काम फ्री करने का है। तो जो मेलॉक असाइन करेगा, एलोकेट करेगा, फ्री उसे रिलीज कर देगा। तो अब जो हमने पहले एक प्रॉब्लम देखी थी ना, उसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से देखते हैं किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। इंट n किया, n एक इंटीजर वेरिएबल है, b एक पॉइंटर वेरिएबल है इंटीजर के लिए, और आपने n वैल्यू ले ली। अब जब n ले ली तो अरे डायनेमिकली इसको असाइन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप एक एरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप मेलॉक लेंगे, यहाँ पर n इंटू साइज ऑफ इंट करेंगे। साइज ऑफ इंट जो है 4 होता है, अभी फिलहाल तो ये चल रहा है, n से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंट स्टार। जैसे मैंने बताया ना, वॉइड रिटर्न करता है, वॉइड को टाइप कास्ट करना पड़ेगा आपको। और फिर आप फॉर का लूप चला दीजिए और बकायदा bi, देखिए b आपने पॉइंटर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी bi से आप इसे कर सकते हैं, सिंपल इंटीजर की तरह से डील कर सकते हैं। और क्योंकि आपको यह साइज ऑफ इंटीजर 4 है,
साइज ऑफ इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n को, जो 4 में बता रहा हूँ। तो ये इसलिए n इंटू साइज ऑफ इंट किया है। ऐसा 4 लिखने की जगह, 8 लिखने की जगह आप साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ डबल ऐसे लिखेंगे। और जैसे मैंने बताया आपको, मैलोक वॉइड स्टार करता है, इसलिए आपको टाइपकास्ट करना पड़ता है उसको इन स्टार से, इसलिए इन स्टार इसके आगे लिखा गया है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछी जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि b इक्वल टू नल, अगर b को साइन ही नहीं हुआ, कुछ मैलोक नहीं कर पाया, तो इसको नल चेक कर लीजिए, ये आपकी नल चेकिंग हो जाएगी, कोई डिफरेंस डीरेफरेंसिंग करने की जगह। और ये भी देखिए बी आई की तरह इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो कंपाइलर करता क्या है, स्टार बी आई, मतलब जो बी आई है और ये बी स्टार बी प्लस आई बिल्कुल सेम है। ये भी एक एक करके वैल्यू बढ़ाएगा, अलग अलग एड्रेस पे ले जाएगा। ये भी आपको अपने अलग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंटिन्यूअस आपके एरे के एड्रेसेस पे ले जाएगा। दोनों का काम एक ही। तो सी प्लस प्लस एरेस की तरह ही डील करता है, दे आर जस्ट पॉइंटर्स। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैंडल कर सकते हैं तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये भी एक तरीका है। ये तीनों लाइन, ये सारी लाइनें आपकी बच जाएंगी, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपका इसी से काम बन जाएगा इससे। सो थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई आप इसमें इंटरेस्टेड है तो इस पर जरूर देख सकते हैं। अब मेमोरी एलोकेशन तो देख लिया, अब आपको फ्री भी करना है, तो उसके लिए आप सिंपल फ्री बी लिख दीजिए, बी, और लास्ट उसके बाद बी इक्वल टू नल लिख दीजिए। बी इक्वल टू नल और फ्री बी, ये बहुत जरूरी है। पहले फ्री बी करिए, फिर आपका बी इक्वल टू नल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो पहले तो आप फ्री कर रहे हैं, बोल रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की साहब हमने फ्री कर दिया, आप अपनी मेमोरी ले सकते हैं, और वो जो मेमोरी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को दी है उसको आपने नल भी कर लिया, तो दोनों काम आपने कर लिए। तो ये जरूर इसको करिए। अगर आप ये नहीं करते हैं, इक्वल टू नल नहीं करते हैं, तो अगर कोई रेफरेंसिंग होगी किसी समय बी की, तो आप रन टाइम एरर मिल सकता है। अगर बी इक्वल टू नल नहीं करते हैं ना, तो आपको रन टाइम एरर मिल सकता है। तो इसके लिए आप ये दोनों काम जरूर करिए। अब सी प्लस प्लस में आते हैं। सी प्लस प्लस में क्या है, सी प्लस प्लस में पहले तो न्यू है, फिर डिलीट है। न्यू से असाइनमेंट होता है, मेमोरी एलोकेट होती है, और डिलीट से डीएलोकेट हो रही है। तो जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं मैलोक में और फ्री में, वो सब चीजें हटा दी गई है। वो दिक्कतें क्या क्या हटा दी है, पहले तो समझ लें कि ये करते कैसे। इंट एन, इंट स्टार बी, ये तो आपने देख लिया था, बी आपका पॉइंटर है। आपने क्या किया कि एन वैल्यू ले ली, अब ये एक लाइन से काम बन गया, इतना सारा सब कुछ नहीं लिखना पड़ा जो पहले हमने सी में देखा था। न्यू किया इंट एन, ये न्यू क्या करेगा, एलोकेट कर देगा एन। एन मतलब ये अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि इंट यहां लिखा हुआ है ना, अपने आप ये समझ जाएगा कि इंटीजर और एन वैल्यूज इनटू इंटीजर साइज ऑफ इंटीजर, इतना इसको असाइन कर देना है। तो एक तो ये अपने आप, इसने आपको साइज ऑफ इंट नहीं लिखना पड़ेगा। दूसरा आपको, क्योंकि ये रिटर्न भी इंट टाइप ही करेगा, इसलिए आपको इंट स्टार करके टाइप कास्ट नहीं करना है। ये इसमें फायदा है। और चूंकि आपको मेमोरी रिलीज भी करनी है तो डिलीट करेंगे, और क्योंकि यहाँ एरे की बात हो रही है, देखिए एरे दिख रहा है ना आपको, तो एरे के लिए आप ये लगाएंगे। एरे नहीं है तो कोई बात नहीं, ये छोड़ सकते हैं आप। ये एरे है तो आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। नॉर्मली आप जैसे पी तो एरे नहीं है ना, उसके लिए आप डिलीट पी कर सकते हैं। तो ये देखा आपने कि हम डिलोकेट करने के लिए क्या करते हैं। अब दूसरी चीज बात ये है कि बी इक्वल टू नल और पी इक्वल टू नल भी करना आवश्यक है। ये करने से क्या होगा कि आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया है ना, उसका दे तो दिया, लेकिन उस वैल्यू को आपने नल भी कर दिया। तो आप ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। अब मेमोरी लीक पे आइए। ये मेमोरी लीक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खास तौर पे जो इंटरव्यूअर्स हैं सी प्लस प्लस वाले, वो इस पे बहुत ध्यान देते हैं, वो इस पे जरूर सवाल पूछते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर के लिए भी बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए आपने एक यहाँ पे पॉइंटर बनाया है, उसमें मैलोक कर दिया 100 का, फिर आपने कुछ काम किया, उसके बाद 200 का फिर से मैलोक बनाया और इसी में असाइन कर दिया एक्स को। आपने सोचा ये एक्स को दोबारा क्यों बनाए, इसी में मैलोक कर देते हैं 200 का। तो एक्स के पास पहले 100 था, एक्स के पास अब 200 हो गया, यानी कि 100 इंटू 8 800, 200 इंटू 8 1600, है ना। उसके बाद आपने फ्री कर दिया, आपने कहा मैंने बेहतरीन प्रोग्राम लिख दिया है। आपका कोड बहुत जबरदस्त बढ़िया रन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि आपने एक एरे बनाया, 100 डबल उसमें रखे, दूसरा उसमें बनाया, उसमें 200 रख दिए। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे ही आप ये दूसरा लोकेशन कर रहे हैं, ये जो x है ये ओवरराइट हो रहा है विथ अ पॉइंटर टू द न्यूली एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक। कोई
एक नई, ये जरूरी थोड़ी ना है कि ये मेमोरी ब्लॉक ही हो, ये कोई दूसरी मेमोरी ब्लॉक होगी। और x अब क्या कर रहा है, वो नई मेमोरी ब्लॉक को ले रहा है। x और रिटर्न हो रहा है, x जो पॉइंट कर रहा है अब नई मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सो वी हैव नो मोर कलेक्शन ऑफ द पॉइंटर टू द प्रीवियस मेमोरी ब्लॉक। अब इसका क्या करेंगे, x पहले इसको पॉइंट कर रहा था, ये तो फ्री किया नहीं आपने, फ्री क्रिया नहीं किया, फ्री तो आपने किसको किया, जब x दूसरे एरिया को पॉइंट करने लगा, यानी कि आपका ये पूरी मेमोरी है। जब आपने ये 100 वाला किया तो ये वाला, मान लीजिए ये वाली मेमोरी यूज हो रही है। ठीक, जैसे आपने 200 वाला किया तो हो सकता है ये मेमोरी यूज हो रही है, तो आपने ये मेमोरी यूज करना शुरू कर दिया। अब इस मेमोरी का क्या होगा, ये तो आपने ना फ्री किया ना ये यूज हो रहा है, इसे हम कहते हैं मेमोरी लीक। तो इसका मतलब ये है कि फ्री एक्स करने के बाद आपने वो चीज नहीं की जो आप करना चाह रहे थे, इसे हम मेमोरी लीक कहते हैं। आराम से चले गए, लेकिन ये आगे चलते चलते चलते, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी दिक्कत, जैसे आप फैट जमा होता रहता है बॉडी में, उसके बाद वो एकदम से आपकी धमनी में पहुंचता है और आपको हार्ट अटैक होता है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका प्रोग्राम धीरे धीरे उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, और आखिर में जाके वो किसी समय में आपको बहुत दिक्कत में डाल देगा। तो उसका तरीका क्या है, सही तरीका समझिए। आप डिलीट स्टार एक्स करिए, मतलब एक पॉइंटर बनाइए, पॉइंटर को मेमोरी लोकेट करिए, उसके बाद उसे फ्री करिए, उसके बाद उसको नल असाइन करिए, एक्स को नल असाइन करिए, फिर उसके बाद फिर एक्स में आप, अब एक्स आपके पास फ्रीली आ गया है, अब एक्स के बाद आप 200 दे सकते हैं। अब इससे आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छा एक तरीका देती हैं ताकि आपका मेमोरी लीक ना हो। ठीक है, अब मेमोरी लीकिंग की तो बात हो गई। मेमोरी होता क्या है, मेमोरी आती कहां से? तो जो न्यूअर मेलॉक आप करते हैं ना, तो ये हीप से मेमोरी लेता है। हीप वो नहीं होता, हीप वो डेटा स्ट्रक्चर मत समझिए जो हीप डेटा स्ट्रक्चर होता है। ये हीप वो है जो खाली कहीं भी मेमोरी रैम में कहीं भी किसी भी जगह पड़ी हुई है, वो उसको हीप कहते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए। तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, हीप, स्टैक, डायनेमिक मेमोरी, पॉइंटर, किस तरीके से पॉइंटर को असाइन करते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है, क्या मेमोरी लीकिंग हो सकती है। ये सब अगर आप जान जाएंगे ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से डेटा स्ट्रक्चर को डील कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।